सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो। जेईई मेंस 2026 का रजिस्ट्रेशन लाइव हो चुका है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो इट मींस आप रजिस्ट्रेशन करने जाने वाले हो। बहुत सतर्कता के साथ आपको जेईई मेंस का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, क्योंकि अगर आपने इसमें कोई मिस्टेक कर दिया उसका इंपैक्ट इतना बड़ा होता है। जब बच्चा हमारे पास काउंसलिंग करवाने के लिए आता है तो वो ऑप्शंस हमारे पास नहीं होता है जहां पे हम उस बच्चे का करेक्शन ठीक कर पाए, अगर वो इतनी बड़ी गलती पहले करके चलता है तो। इसलिए यार जो काम हम अप्रैल में करते थे वो आपके लिए अक्टूबर में कर रहा हूं। 10 सालों का एक्सपीरियंस के साथ जेईई मेंस का परफेक्ट फॉर्म फिलिंग स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने जा रहा हूं, है ना। बहुत सारे बच्चों की हम लोग काउंसलिंग करते हैं और सारे बच्चे हमारे थ्रू एडमिशंस लेते हैं, हर साल लेते हैं। लेकिन मैं क्या देखता हूं, यूजुअली बच्चे कोचिंग सेंटर्स में या जहां पे भी स्कूल्स के अंदर बच्चे रहते हैं उनको सही गाइडेंस नहीं दी जाती है। अगर बच्चे को एक चीज पता चल जाए ना तो वो कभी गलती नहीं करेगा जेईई मेंस के प्रोसेस में। तो एंटायरली एंड तक देखना। अगर आप पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने बच्चे के लिए इस पूरे को देखिए, फिर उसके साथ बैठ के उसकी फॉर्म फिलिंग को कराइए। आपको कभी भी दिक्कत या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जैसे ही आप जेईई मेंस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा रहे हैं तो ये आपका ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम जेईई मेंस ऑफिशियल वेबसाइट से ही फॉर्म फिलिंग होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया है, कोई भी ऑफलाइन प्रक्रिया नहीं है। कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड आपको यहां पे दिखेगा। इसके अंदर आपको दिख रहा होगा जेईई मेंस 2026 सेशन 1 रजिस्ट्रेशन। इट मींस कि आपका 2026 का रजिस्ट्रेशन अब लाइव हो चुका है। यहां पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आप फर्दर रिडायरेक्ट हो जाओगे। ये इनका पेज है। इस पेज के अंदर तो भैया इस पेज के अंदर एक कंसोल आप देखिए, यहां पे आपको एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और ये कैप्चा मांग रहा है। इट मींस अभी तो आपके पास ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप करोगे रजिस्ट्रेशन। अच्छा, रजिस्ट्रेशन करने के लिए बच्चे क्या करते हैं, फटाफट भग के साइबर कैफे वाले भैया के पास चले जाते हैं। साइबर कैफे वाले भैया के पास 20-25 बच्चे एक साथ पहुंच जाते हैं। उनका काम रजिस्ट्रेशन का नहीं है, ठीक है। वो उनको एक ऐसा बच्चों के साथ वो ऐसा करते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे रोते रोते हर साल हमारे पास आते हैं जहां पे इसको बहुत इशू होता है स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी को लेके, कि मैं तो गया था साइबर वाले भैया ने ये डाल दिया, एक्चुअली मेरा ये था लेकिन अब मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूं, मेरी कैटेगरी गलत हो गई, मार्क्स गलत हो गए। तो यार इन सब की जिम्मेदारी आपको स्वयं लेना पड़ेगा। आप मोबाइल से भी कर सकते हो, है ना, या आप खुद बैठ के कर सकते हो। और पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों साथ बैठ के करें, ज्यादा इफेक्टिव रहता है। अपने फादर के साथ बैठ के कर सकते हो, जिसको वेरिफिकेशन कर सकते हैं। आपका कोई बड़ा भाई हो सकता है ना। इस चीज को कभी भी किसी साइबर कैफे वाले भैया से नहीं करवाना। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में हम लोग सपोर्ट का टीम का नंबर दे देंगे, एक बार एक्सपर्ट से कनेक्ट करके करवाइए। हालांकि वो कुछ चार्जेबल होगा बट आपके लिए हाईली इफेक्टिव होगा। गलतियां हम लोग नहीं करते क्योंकि हमारा काम ही 10 साल से एडमिशन का है, ठीक है। तो भाई न्यू रजिस्ट्रेशन वाले टैब पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहां पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाला टैब मिलेगा, यहां पे आप जाके क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही आप क्लिक करोगे आप यहां पे रिडायरेक्ट कर दोगे, अगला पेज आपका आ जाएगा जहां पे 3 स्टेप्स हैं भैया। पंजीकरण रजिस्ट्रेशन आपका पहला स्टेप है, एप्लीकेशन फॉर्म आवेदन पत्र दूसरा स्टेप है, एंड तीसरा है शुल्क भुगतान। मतलब 3 स्टेप में आपका पूरा जेईई मेंस 2026 का जो प्रोसेस है वो चल पड़ेगा। तो भैया ये देख लीजिए, चार्ज है। जेईई मेंस आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो 1000 रुपीज जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को पे करना पड़ता है, ठीक है। और फीमेल को उसमें भी कंसेशन है, 800 रुपीज में ही फॉर्म आप फिल करोगे। तो जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं भी की है वो जरूर से इसका फॉर्म फिल कर दे, क्योंकि बहुत फायदा आपको मिलता है, ठीक है। तो ये सारा आपको है। उसमें आपको और भी ऑप्शन है कि भाई आप पेपर 1 के साथ अगर बीआर या भी प्लानिंग का पेपर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से पेमेंट करना पड़ेगा, है ना। एक बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अगर हम शिफ्ट 1 का शिफ्ट पहले फॉर्म भरे फिर बाद में हम जेईई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट का भर सकते हैं, तो बिल्कुल आप भर सकते हो। पहले आप जनवरी का भर दो, बाद में आप अप्रैल का भर सकते हो, या वाइस वर्सा आप एक साथ दोनों का भर सकते हो। दोनों चीजें आपके हाथ में है ना। रेकमेंडेड ये है कि जनवरी वाला अटेम्प्ट को बहुत सीरियस लेना है आपको, तो जनवरी जरूर भरो। ऐसा नहीं कि भाई हम अप्रैल में बाद में भरेंगे, उसके चक्कर में बाद में प्रॉब्लम्स होती है। अगर आपकी तैयारी नहीं भी है तो आप प्लीज इसको भर को चलो, ठीक है। तो ये सारी गाइडलाइंस है, बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशन है। स्टेप ये बता रहा है कि भाई किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये पढ़ लेना आप एक बार। पढ़ने के बाद रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली, है ना, इसको आप टिक करोगे और यहां पे क्लिक हेयर टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पे जाके प्रोसीड कर जाओगे। तो अब आगे बढ़ चुके हो। अब यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एप्लीकेशन। अब यहां से आपको पर्सनल डिटेल मांगता है। तो देखो यार, पर्सनल डिटेल तो किसी से शेयर भी नहीं करना चाहिए, तो बहुत ट्राई करो कि खुद से ही अपने फॉर्म को फिल करो। यहां पे कैंडिडेट नेम, है ना,
एज इट इज जो आधार कार्ड पे आपका नाम है वही नाम यहाँ पे आएगा। बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि भाई इस बार एनटीए आधार कार्ड के साथ क्या करने वाला है, क्या सारा इंफॉर्मेशन आधार कार्ड से ही फेच कर लेगा, क्या एड्रेस जो है जो आधार कार्ड पे क्या मेरा एग्जामिनेशन एड्रेस वही होने वाला है। तो उस पर भी मैं बात करूंगा डिटेल में, जैसे आप वीडियो को आगे बढ़ेंगे तो, है ना, धीरे धीरे आप बढ़ते जाओ। तो कैंडिडेट नेम अपना इंटर करिए, अपने स्पेल्स का बहुत ध्यान रखिए कि 10th की मार्कशीट पे है और जो आधार कार्ड पे है वो तीनों चीज़ें मैच होनी चाहिए। अपने पिताजी का नाम यहाँ पे मैच कर लेना भैया, ठीक है। और गार्जियन नेम में मदर का नाम आप डाल सकते हो, डेट ऑफ बर्थ आपकी रहेगी और यहाँ पे जेंडर करके पहला जो है डिटेल यहाँ पे डालिए। दोबारा से ये लोग कंफर्म करते हैं जिससे आप गलती ना करो, तो दोबारा से आपको कंफर्मेशन बहुत ध्यान से इन चारों चीज़ों का दे देना है, ठीक है। ये कंफर्मेशन आप दे दोगे यहाँ पे, ठीक है, दोबारा से, है ना। उसके बाद आप आगे बढ़ जाओगे। यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा जहाँ पे ये प्रेजेंट एड्रेस मांग रहा होगा, है ना, वर्तमान पता मांग रहा होगा। अब यहाँ पे भी बड़ा कंफ्यूजन है कि भाई मैं हूँ बिहार से या मैं हूँ उत्तर प्रदेश से, मैं हूँ वेस्ट बंगाल से और मैं कोटा में कोचिंग कर रहा हूँ, तो मतलब आप मुझे क्या डालना चाहिए। तो बेसिकली कोई फर्क नहीं पड़ता प्रेजेंट या परमानेंट एड्रेस से, आपके उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क यहाँ पे स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी से आता है। स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी ना तो आपके प्रेजेंट एड्रेस से डिसाइड होता है ना परमानेंट एड्रेस से डिसाइड होता है, ये होता है कि आपने किस रीजन से अपना 12th का एग्जाम दिया है, ठीक है। तो कोई बच्चा किसी भी रीजन से हो, है ना, अगर उसने 12th का एग्जाम दिल्ली से दिया है तो उसका स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी दिल्ली ही होगा, भले ही वो आसाम का बच्चा हो, भले ही वो बच्चा जो है पंजाब का हो या फिर हरियाणा का हो या उत्तर प्रदेश का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रेजेंट एड्रेस आप जो अभी करेंटली जहां रह रहे हो वो एड्रेस भी आप यहाँ पे आराम से डाल सकते हो। प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस का ध्यान ये रखना कि एग्जामिनेशन सेंटर जो आपको मिलेगा मोस्टली प्रेजेंट एड्रेस के थ्रू ही मिलेगा। जो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस का कॉम्बिनेशन जो कि FAQ में दिया हुआ है उसके थ्रू भी मिलेगा, है ना। और वो चूज करने का भी ऑप्शन आपके पास आएगा कि 3 सिटी आप कौन सा चूज कर रहे हो, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो वो आप ध्यान सकते हो। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो वो आप दोनों डाल सकते हो। तो यहाँ पे प्रीमाइसेस नंबर, अपने घर का जो हाउस नंबर है, अगर हाउस नंबर नहीं है तो आसपास की कोई लोकेलिटी होगी वो आप डाल सकते हो। सब लोकेलिटी ऑप्शनल है, डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लोकेलिटी और कंट्री यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है और पिन कोड सेलेक्ट कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल कर देनी है, ठीक है। सिमिलरली आप ये देखोगे आगे चीज़ें पूछता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस। अब यहाँ से बहुत ध्यान से भरना, ये जो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आप डालने जा रहे हो ये अभी से लेके जब आप IITs और NITs में एडमिशन लोगे वहाँ पे काम आएगा। उसकी काउंसलिंग होती है जिसको कहते हैं जोसा की काउंसलिंग। अब जो बच्चा JEE मेंस में जो पासवर्ड बनाएगा, जो ईमेल आईडी यूज करेगा, उसी पे OTP आता है। बच्चा क्या करता है, किसी और का नंबर डाल देता है, दोस्त का नंबर डाल देता है वहाँ पे, या जल्दबाजी में किसी रिश्तेदार का नंबर डाल दिया। अब उस समय पे वो फ़ोन या तो अवेलेबल नहीं है या उसमें कोई प्रॉब्लम आती तो वो चेंज नहीं हो पाता है बाद में, ठीक है, क्योंकि OTP आएगा। तो यहाँ पे भी बहुत ह्यूज प्रॉब्लम है। कई बच्चे ऐसे करते हैं, साइबर कैफे वाले भैया का ही नंबर डलवा देते हैं, OTP जल्दी आ जाएगा। तो ये कदापि आपको नहीं करना है, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। आपको अपने फादर का, ठीक है, या फिर अपने बड़ा भाई है तो उसका, इनका आप जो है मोबाइल नंबर यूज़ करिए, ठीक है, कंफर्म मोबाइल नंबर यूज़ करिए। और अपना ईमेल एड्रेस तो आप बना ही सकते हैं, इतने तो आप होशियार हो कि भाई आपके पास अपना ईमेल एड्रेस होना चाहिए, इसी से आपका सारा कम्युनिकेशन होगा। तो इसको ध्यान से डाल देना है ना। और ठीक है, इसके बाद पासवर्ड का ऑप्शन आता है। तो यार पासवर्ड आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, है ना। अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर के बीच में आपको पासवर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो पासवर्ड आप यहाँ पे फिल करोगे भाई, पासवर्ड आप यहाँ पे कंफर्म करोगे। और एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है जो आप कुछ भी ले सकते हो कि भाई आपके पेट का नाम क्या था या आपके स्कूल में क्या नाम था। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन बेसिकली होता है कि भाई अब जब फॉरगेट पासवर्ड करोगे तो वहाँ पर भी आपसे पूछा जाएगा। इसको फिल करिए और इस कैप्चा को आप फिल करके प्रोसीड कर दो। तो अब भाई जैसे ही आप प्रोसीड करोगे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेज आपके सामने आ जाएगा, वेरीफाई और पर्सनल डिटेल का, जहाँ पे आपसे टिक करेगा कि भाई आपका नाम सही है, अगर सही है तो टिक कर दो, फादर का नाम सही है तो यहाँ पे टिक कर दो, मदर का नाम यहाँ पे सही है तो टिक कर दो, डेट ऑफ बर्थ अगर सही है तो टिक कर दो, है ना, आपका जेंडर, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी, अगर ये सारी चीज़ें ठीक है तो आप यहाँ पे टिक करके सबका सेलेक्ट कर दो और यहाँ पे एग्री कर दो। ध्यान रहे अगर आपने ये सारा टिक कर दिया तो कुछ भी आगे चेंज नहीं कर पाओगे, फाइनल कंफर्मेशन है। तो भाई इसको आप टिक कर लेना और 2-3 बार मैं तो बोलूँगा अगर कोई साथ में है आपके, जब भी फॉर्म फिलिंग करो तो साथ में आप किसी को भी रखो जो कि चीज़ों को समझे अच्छे से
और फिर फिल करें। कुछ आगे हिडन सीक्रेट्स भी बताऊंगा कि कैसे आप मैक्सिमम बेनिफिट्स इन चीज़ों का ले पाओगे, है ना। तो ये सारा सेलेक्ट करके आई एग्री वाले डब्बे पे टिक करके, है ना, यहाँ पे एडिट करने का भी ऑप्शन आएगा अगर आपको लग रहा है तो, फाइनल सबमिट से पहले, और सबमिट एंड सेंड ओटीपी। जैसे ही आप सबमिट एंड सेंड ओटीपी वाले पे क्लिक करोगे, अब आपका जो है फाइनल जो है सबमिट हो जाएगा, है ना। और अब जो है आप इस स्टेप पे आ जाओगे जहां पे अब आपको एक इंटरफेस दिख रहा होगा, जहां पे रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है आपका ऑलरेडी कंप्लीटेड लिख के आ रहा होगा, एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका इनकम्प्लीट होगा अभी भी, और फी पेमेंट आपका इनकम्प्लीट होगा। जब हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट किया था तो 3 फेज में था, जहाँ पे पहला फेज आपका कंप्लीट हो चुका है और रिमेनिंग के 2 फेज आपके बचे हुए हैं। और यहाँ पे आप जो है वेरीफाई करते हो, पहले ईमेल आईडी तो ऑलरेडी, फ़ोन नंबर तो आपका यहीं वेरीफाई हो गया, ओटीपी आपने डाला, तो अब यहाँ से अपना ईमेल आईडी भी वेरीफाई कर लीजिए। दोनों चीज़ें अपने पास वेरीफाई करके रख लीजिए, ठीक है। अगर नहीं भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट वेरीफाई आप कर लो, ज़्यादा अच्छा होता है। अब यहाँ पे प्रोसीड टू द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, अब आगे बढ़ो और फर्दर आप प्रोसीड करो। तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे आप नीचे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ तक अगर आप आए हो तो आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका होगा, ये आपके मेल पे भी आ चुका होगा और मोबाइल एड्रेस पे भी आपका एप्लीकेशन नंबर आपके हाथ में होगा। एप्लीकेशन नंबर के थ्रू अब आप लॉग इन कर सकते हो। यहाँ से अगर लॉग आउट हो गया किसी का तो डायरेक्टली क्या करेगा, वो मेन वेबसाइट पे जाएगा और जहाँ पे वो एड्रेस था स्टार्टिंग में, है ना, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। हाँ, अब देखो एप्लीकेशन नंबर आपके पास आ गया है और पासवर्ड भी आपके पास अपने बना लिया। तो यहाँ से आप डायरेक्टली लॉग आउट करके भी लॉगिन कर सकते हो, है ना। अगर वन गो में जरूरी नहीं है कि आप सारा कुछ कर दो, आपको टाइम लग सकता है, कई डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होंगे, तो आपने एक स्टेप कर दिया है, बाकी के रिमेनिंग स्टेप कर देना है। भाई कोई भी जल्दबाजी का काम नहीं करना है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चे करते हैं जिनके पास कैटेगरी का बेनिफिट भी ले सकते थे, बट जल्दबाजी के चक्कर में वो अपना ओबीसी SC ST को क्लेम नहीं कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैटेगरी का बेनिफिट लेना, कैटेगरी को क्लेम करना, ठीक है। इस साल से, मतलब पिछले साल से जेईई मेंस ने कंपलसरी कर दिया है कि भाई आपका जो ओबीसी NCL का जो सर्टिफिकेट है या SC ST का सर्टिफिकेट हो, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, वो पहले से ही बना होना चाहिए आपके पास। तो इस साल जो भी बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। 2 बार आपको चाहिए होगा, पहले चाहिए होगा फॉर्म फिलिंग करने के लिए, फिर आपको 2026 में जब आप एडमिशन लोगे तो 1 अप्रैल 2026 का जब बनाओगे, जब आप काउंसलिंग करोगे, तो दोनों चीज़ें चाहिए होंगी। तो ये जिन बच्चों ने नहीं बनाया है भाई, 1 महीने का विंडो है आपके पास, है ना, तो इसको जरूर से आप अपना कंप्लीट कर लो, ठीक है। आप अप्लाई कर दो, आई थिंक 10 से 15 दिन के अंदर आपका कैटेगरी बन जाएगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इतना ही मैक्सिमम टाइम होता है इस समय, और इजीली बन जाता है क्योंकि इस समय एडमिशन का टाइम नहीं है ना, तो और इजीली आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट बन जाएगा। बट मेक श्योर कि वो लेटेस्ट हो, अगर लेटेस्ट नहीं होगा तो मे बी आपका कैटेगरी कन्वर्ट होकर जनरल में चला जाए, और एक बार अगर फॉर्म फिलिंग के टाइम पे वो कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो काउंसलिंग में उसको नहीं चेंज कर पाओगे आप, है ना। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, क्या पता आप ओबीसी में आ रहे हो और आपको जनरल कैटेगरी के थ्रू अपनी काउंसलिंग करानी पड़ जाए। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे और फर्दर स्टेप पे हम लोग प्रोसीड कर जाएंगे, जहां पे देखो भाई आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल, आइडेंटिटी डिटेल्स, एग्जाम एंड सेंटर डिटेल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर एग्जाम सेंटर कैसे मिलेगा, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी मांग रहा है और फाइनल सबमिट मांग रहा है। ये सारी चीजें अब आपको करनी है, काफी बड़ा फॉर्म होता है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप सबको करते चलेंगे। पहले पर्सनल डिटेल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके मदर का नाम पूछ रहा है आपसे, नेशनैलिटी पूछ रहा है, आप इंडियन डाल देना। अब सबसे इंपॉर्टेंट भाई कि आपने वेयर 12th इक्विवेलेंट पास अपेयरिंग, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपसे पूछ लिया गया है स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी, ये है स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी, ठीक है। इसको मैं बता दूं कि भाई स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई आप कहाँ से हो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि भाई आपने अपना 12th कहाँ से किया है। ऐसी NITs हैं जहाँ की 13 लाख रैंक पे, 13 लाख रैंक पे जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को, जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को NIT में एडमिशन मिलता है। कुछ बहुत टॉप के NITs हैं 2,50,000 रैंक पे, 2,60,000 रैंक पे, 3 लाख, 3.5 लाख रैंक पे NIT सूरत के अंदर आपका एडमिशन मिल जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टॉप के NITs के अंदर आता है। जनरल कैटेगरी को बाकायदा 3 लाख पे मिल जाता है। क्यों मिलता है? सबका एक ही कारण है, वह है आपका स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी।
तो अगर आपने अपना स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी सही सेलेक्ट कर लिया है, मतलब जहां से एक्चुअली आपने 12th किया है, हालांकि इसमें कुछ बच्चे स्मार्ट भी होते हैं कि भाई अगर उनका स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी उत्तर प्रदेश है लेकिन आपने किसी और बोर्ड के थ्रू, है ना, NIUS के थ्रू अप्लाई किया हुआ है, तो वो भी काउंट होता है। ये कोई नहीं बताएगा आपको, NIUS वाला सेंटर भी आपका काउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 12th उत्तर प्रदेश से किया है, ड्रॉप ईयर है आपका, आपने NIUS का पेपर भी अटेम्प्ट किया है और आपने सेंटर जो है वो ले लिया है दिल्ली का। ये सब चीजें पेरेंट्स को पता नहीं होती है। पेरेंट्स को, अगर कोई पेरेंट देख रहा है तो आपको अर्लीस्ट वे में काउंसलर को रीच आउट करना चाहिए। काउंसलर विल हेल्प यू, क्योंकि हमारे पास वो एक्सपर्टीज होता है, वो एक्सपीरियंस होता है कि भाई हम 10 साल से उसी पाथ को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर कोई पेरेंट देख रहा है और वो हमसे दिसंबर के टाइम पे ही कनेक्ट कर लेता है, अक्टूबर नवंबर में कनेक्ट कर लेता है, तो मैं आपको 110% बता रहा हूं कि 5x फायदा आपको मिलेगा आपके बच्चे को। जो डिजर्विंग होता है, डिजर्व कर रहा है, उसे 5 गुना अच्छा हम लोग गाइड कर सकते हैं, दिला सकते हैं। रीजन बीइंग कि भाई बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे हाथ में जो पहले हम लोग कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं, डरे डरे आते हैं जुलाई में, अगस्त में, मई में, वहां पे हमारे पास भी सारे ऑप्शंस मोस्टली क्लोज हो जाते हैं और बहुत इफेक्टिव हेल्प नहीं कर पाते। हालांकि वहां भी हम बहुत अच्छी हेल्प करते हैं, लेकिन इफेक्टिव नहीं कर सकते जो हम लोग पहले कर सकते हैं। तो ये फायदा है भाई स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी को आप समझ गए होंगे। बहुत ध्यान से स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी को भरिए, और अगर कहीं जुगाड़ लग रहा हो, हालांकि ये NIUS वगैरह का, तो वो भी आप पैरेलली देख सकते हो। कहाँ फायदा होता है उस स्टेट पे एक डिटेल वीडियो आ जाएगी कि भाई NITs का कट ऑफ के ऊपर कि भाई कौन कौन स्टेट में क्या रहेगा, उस पर हम लोग बात कर लेंगे, बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, है ना, उसको मैं डाल दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया भाई, अब राजस्थान है तो राजस्थान तो वर्स्ट स्टेट है, उत्तर प्रदेश वर्स्ट स्टेट है, वेस्ट बंगाल वर्स्ट स्टेट है। इन स्टेट से हो तो भाई कोई फायदा नहीं है ना, बट आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप सेलेक्ट कर लो। आप यहाँ पे श्रेणी अपनी सेलेक्ट करिए कि भाई आप कौन सी कैटेगरी के आते हो। तो यहाँ पे जनरल, EWS, OBC, NCL, ST, SC, ये सारा आएगा। तो आप अगर जनरल हो तो आपको जनरल सेलेक्ट करना है, अगर आपकी कैटेगरी है तो आप सेलेक्ट कर लो ना। अब यहाँ देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लास्ट ईयर से ये पूछना स्टार्ट कर रहा है भाई। सर्टिफिकेट इशू डेट आपसे पूछ रहा है, तो ये कब होगा, जब आपके पास सर्टिफिकेट होगा उस पर इशू डेट साइड में लिखा रहता है कि कब वो इशू हुआ था, तो वो आपसे मांग रहा है, ठीक है। अथॉरिटी इशूइंग कैटेगरी सर्टिफिकेट किसने, अथॉरिटी ने इशू किया था, तो वो भी यहाँ पे एक आपसे पूछ रहा है। अगर PWD के केस में आप आते हो तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको नहीं करना है। तो ये 2 चीज़ें लास्ट ईयर से ही आई है कि भाई अथॉरिटी वाला और इशूइंग डेट वाला। इस साल क्या है कि अपलोड करने का भी ऑप्शन आएगा। लास्ट ईयर अपलोड नहीं करवाया था, बट इस साल आपसे कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड होगा। इसका जो है नोटिफिकेशन जेई ने बहुत पहले सितंबर में ही डाल दिया था कि भाई आप अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपलोड कर लीजिए। और जो बच्चे भी इस भ्रम में बैठे हुए हैं कि भैया सर 2023 वाला OBC बना हुआ है, EWS बना हुआ है, 2 साल पहले ही बनवाया था, चल जाएगा, भाई 10 साल से यही काम कर रहा हूं, नहीं चलता है, रिजेक्ट कर दिए जाओगे, जनरल में कन्वर्ट हो जाओगे। तो बहुत ध्यान से ये चीज़ आप बनवा लेना, थोड़ा सा टाइम लेना, 1 महीने का विंडो है, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत ऐसी है नहीं। आर यू डायबिटिक, क्यों पूछता है भाई आर यू डायबिटिक। देखो अगर आप हो तो आपको यस करना चाहिए। यहाँ पे फायदा ये है कि जेईई मेंस एक एग्जामिनेशन सेंटर पे एक अरेंजमेंट करती है कि डायबिटिक पर्सन, जो डायबिटिक बच्चे होते हैं, उनको खाने पीने के लिए वहाँ पे रहता है कि भाई आप इन बिटवीन अपने एग्जामिनेशन के दौरान कुछ खा सकते हो, क्योंकि डायबिटिक वालों को अलाउ कर देते हैं। उनको ऐसा कोई लिहाजा नहीं कि आप डायबिटिक हो, तो वो बस इसलिए पूछ रहे हैं कि आपको इंटेक करना है कि नहीं, अदरवाइज वहाँ पे कुछ भी ले जाना अलाउ नहीं रहता। बस वहाँ पे पानी की बॉटल आप लेके जा सकते हो, उसमें भी रूल है कि भाई वो जो है ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। प्लेस ऑफ रेसिडेंस आपको सेलेक्ट कर लेना है, और एनुअल फैमिली इनकम अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनुअल फैमिली इनकम भी, और कहाँ से आप रूरल से हो, अर्बन से हो, ठीक है। अब एनुअल फैमिली इनकम यहाँ पे से इम्पैक्ट पड़ता है स्कॉलरशिप के ऊपर। तो जो बच्चे भी यार स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं NITs के अंदर या, ठीक है, तो उनकी जो एनुअल इनकम है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर 8 लाख से ऊपर वाला आप सेलेक्ट करोगे तो आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, लेस देन 8 पे होगा तो स्कॉलरशिप मिलेगा, और 2 लाख से नीचे अगर आपका रहेगा तो आपको NITs के अंदर ट्यूशन फी वेवियर के अंदर भी आपको कुछ स्कॉलरशिप मिलेगा। तो वो आप अपने हिसाब से, अपने एनुअल इनकम के हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। कैसे आपने प्रिपरेशन की थी वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहीं आपने सेल्फ स्टडी किया था, कोचिंग किया था, क्या किया था, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके डाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मीडियम ऑफ स्कूलिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर भी आपका जेईई मेंस का उसी हिसाब से आ जाएगा। आपने बंगाली में आप ले सकते हो, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं लेने का। आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लो, सबसे सही है। अगर आप करना चाहते हो, बहुत रेयर होते हैं जो अदर लैंग्वेज में करता है, तो यहाँ पे आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना, कैप्चा डाल के जो है सबमिट कर देना। अब जो है आप आगे बढ़ जाओगे और यहाँ से सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे आप एक स्टेप कंप्लीट कर चुके हो पर्सनल डिटेल का, आप आइडेंटिफाई डिटेल्स पे आ गए हैं तीसरे स्टेप पे। अब यहाँ पे पहचान चुने आइडेंटिटी। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो डिजी लॉकर का है या आधार का है। आपको आधार से मोस्टली आप लिंक कर लेना, आधार सबसे इफेक्टिव तरीका है, आधार ऑथेंटिकेशन ये आपका करेगा। तो यहाँ पे डिजी लॉकर आधार, आप डिजी लॉकर से भी कर सकते हो, आधार से भी कर सकते हो। आधार वाला आप सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। आधार वाला आप सेलेक्ट करके अपना आप वेरीफाई कर लेना, जो आधार वाला नंबर है उसी पे आपका OTP चला जाएगा। वेरीफाई करके आप प्रोसीड कर लोगे तो आप अब आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे आप आइडेंटिटी डिटेल्स अपनी दे चुके हो, ठीक है। डिजी लॉकर वाला भी दे सकते हैं, बट आधार वाला थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव माना जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और, जिन बच्चों का आधार में फ़ोटो ऐसा है कि भाई 3 साल वाली फ़ोटो लगी है, वो बच्चे ज़रूर अपना फ़ोटो चेंज करवा लें। अगर करवा सकते हो तो करवाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर पे वहाँ पर प्रॉब्लम होगी। कहीं भी कोई प्रॉब्लम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय नहीं आता है। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत काउंसलिंग कराते समय आता है, या दिक्कत एग्जामिनेशन देने के टाइम पे आएगा। वहाँ पे आपको गेट पे ही रोक लेंगे अगर आपका आधार कार्ड 3 साल वाला हुआ तो। वहाँ पे वेरिफिकेशन होता है और बहुत सारे बच्चों को रोक भी लेते हैं। वहाँ पे फिर आपको टाइम देना पड़ेगा, दिमाग डाइवर्ट होगा, जो प्रिपरेशन करके आओगे पेपर खराब चला जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि भाई अपने आधार कार्ड की फोटो चेंज करवा लीजिए, ये भी गाइडलाइंस थी, ठीक है। अप्लाई फॉर, किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो? बाय डिफॉल्ट आप पेपर 1 के लिए तो अप्लाई कर रहे हो, JEE मेंस के लिए। अगर आपका मन है कि भाई BR और भी प्लानिंग देना चाहते हो तो तीनों पे टिक कर दोगे, पैसा आपका बढ़ जाएगा, है ना, सबके हिसाब से। अब सेशन अप्लाई फॉर, यहाँ पे दोनों सेशन आप सेलेक्ट कर सकते हो, सेशन 1 सेशन 2। सेशन 1 जनरली, सेशन 2 आपका अप्रैल। चाहो तो आप एक कर सकते हो, टोटली आपके ऊपर कॉल है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे पूछते हैं कि सर ये जो JEE का सेंटर अलॉट होता है हम लोगों को, ये मैनुअली होता है? नहीं, मैनुअली नहीं होता, प्रेफरेंस बेस के होता है। जितने बच्चे उस सेंटर को अप्लाई कर रहे होते हैं उसमें देखा जाता है कि भाई कितने लोगों को सेंटर एक्चुअली अलॉट हो सकता है। वो कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, अगर आप उस लिस्ट में आ जाते हो तो ठीक है, अदरवाइज फिर आपको दूसरा सेंटर अलॉट होता है नियर बाई रीजन में। 3 सेंटर्स आपसे मांगे जाते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन पेपर मीडियम आप सेलेक्ट कर लेना, इंग्लिश। उसके बाद अगर कोई और मीडियम है, हिंदी आपका है तो आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर कोई और लैंग्वेज आप कर सकते हो तो वो भी कर सकते हो। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई कि आपका एग्जाम स्टेट सिटी 1 चॉइस क्या होगा, ठीक है। तो सिटी 1 क्या है? तो यहाँ से आप एग्जाम सिटी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है सेलेक्ट एग्जाम सिटी, यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा कि भाई अगर कोई उत्तर प्रदेश से है तो पहला सिटी वो क्या सेलेक्ट कर सकता है? पहला सिटी वो सेलेक्ट कर सकता है गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ठीक है। गाजियाबाद सेलेक्ट कर सकता है वो। तो इस हिसाब से आप 2 सेंटर हो गए, इसी हिसाब से वो आप 1 2 3 तीनों सेंटर वो सेलेक्ट कर सकता है। मोस्ट प्रॉब्ली जो पहला दूसरा है उसी में से 90% चांसेस है कि वो आपको मिल जाएगा। बहुत वर्स्ट के सिनेरियो में आपको तीसरा ऑप्शन पे जाना पड़ता है, अदरवाइज इस तीनों ऑप्शन के साथ ही मिलेगा। मोस्ट प्रॉब्ली मोस्ट लाइकली पहला ऑप्शन ही बच्चों को दे देते हैं, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि बच्चे बड़े हैजल करें, बच्चों को दूर ट्रैवल करना पड़े। बहुत सारा रिमर्स फैल रहा है कि सर मेरे आधार कार्ड पर जो एड्रेस है क्या पता मुझे सेंटर वहीं में मिल जाए। ऐसा थोड़ी यार, तमिलनाडु मेरा आधार कार्ड का एड्रेस है लेकिन मैं अब दिल्ली में रह रहा हूँ तो मैं थोड़ी ना एग्जाम देने उतनी दूर जाऊँगा। तो ये सरासर गलत है। आधार कार्ड से डेटा फेच जरूर होगा, बट वो वेरिफिकेशन के लिए होगा, उससे सेंटर का लेना देना कुछ भी नहीं है। सेंटर आपको मैनुअली ही डालना पड़ेगा और वही इफेक्टिव तरीका भी है, और यहीं से आपकी सारी चीजें बढ़ेंगी, ठीक है। तो अब हमने एग्जाम सेंटर एंड डिटेल्स यहाँ पे डाल दिया है, सारा सेलेक्ट करके डाल दिया है कि भाई क्या क्या होगा। जैसे स्टेट आपने सेलेक्ट किया, राजस्थान में अजमेर लिया बच्चे ने, ठीक है। डेमो के लिए मैं बता रहा हूँ, अजमेर लिया, भरतपुर लिया और जयपुर लिया, ये 3 सेंटर बच्चे ने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। अब फादर का ऑक्यूपेशन आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई पिताजी आपके क्या करते हैं, तो आप इसमें से एग्रीकल्चर, बिजनेस, मेडिकल, लॉ, है ना, इंजीनियरिंग, अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो वो डाल सकते हो। गार्जियन क्वालिफिकेशन डाल सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। और 1-2 चीज़ें और हैं, ये आप डाल सकते हो। माता, ये आपका मदर का है, ठीक है। मदर ऑक्यूपेशन एंड मदर क्वालिफिकेशन, ये 3-4 चीज़ें आप फिल कर दो, जो भी आपका मदर, अगर हाउस वाइफ है हाउस वाइफ डाल सकते हो, अगर वर्किंग है तो वो वर्किंग आप डाल सकते हो। और आप जैसे ही आप इसको डन करते हो, 1 2 3 4 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। 5वें स्टेप पे हम आ चुके हैं, क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो इसको बड़ा ध्यान से पढ़ना भैया कि नाउ फिल योर क्वालिफिकेशन डिटेल्स। आप अपने क्वालिफिकेशन डिटेल्स को फिल करोगे 10th क्लास के लिए, ठीक है। यहाँ से आएगा कि भाई 10th आप पास हो, ऑब्वियसली पास हो, तभी आप JEE मेंस को अप्लाई कर रहे हो, तो पास वाले ऑप्शन पे चले जाओगे। किस ईयर में आपने जो है अपने 10th को पास किया है तो वो आप डाल सकते हो यहाँ पे। जो भी आपका ईयर है, 2023 है, ठीक है, 2022 है, वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। स्कूल कहाँ था आपका, अर्बन में था, रूरल में था, आप यहाँ पे फिल कर दो,
ठीक है, कौन सा स्कूल था आपका, गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट एडेड था, प्राइवेट था, केंद्रीय विद्यालय था या प्राइवेट अनएडेड था। अगर प्राइवेट अनएडेड है, मोस्टली बच्चों का प्राइवेट अनएडेड होगा, तो प्राइवेट अनएडेड आप चूज कर सकते हो, है ना। केबी अगर है तो केबी चूज कर सकते हो, तो ये आप फिल कर देना। बोर्ड कौन सा था आपका, ठीक है, रोल नंबर क्या है, स्कूल का एड्रेस एंड पिन कोड, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहीं से आप वो फेच करेगा कि स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी आपकी क्या है। वहाँ से तो आपने इससे पूछ लिया, यहाँ से आपका ये आपका 10th का है, सॉरी 12th वाले में भी ये आपसे पूछेगा अपेयरिंग करने के समय में, तो यहाँ से आपका पूछ लेगा, ठीक है। टोटल मार्क्स आपके कितने आए थे, जैसे अब यहाँ पे डेमो के लिए बच्चे ने राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से किया था, परसेंटेज है मोड ऑफ तो टोटल 600 में से 480 बने, तो परसेंटेज अपने आप ये कैलकुलेट कर लेता है। रोल नंबर आप डाल दो, बाकी सारी चीज़ें डाल दो। अब यहाँ पे जैसे ही आप करोगे नाउ फिल क्लास 12 डिटेल्स, तो यहाँ पे अब बड़ा चैलेंज आता है वो बच्चे जो ऑलरेडी क्लास 12 कर चुके हैं और जो बच्चे अपेयरिंग हैं। 2 स्टेट के बच्चे हैं जो जेईई मेंस को अप्लाई करते हैं, ड्रॉपर भी करते हैं और रेगुलर वाले करते हैं, और वो बच्चे भी ऐसे हैं जो कुछ बच्चे जो क्लास 12 में जो फेल होते हैं और नेक्स्ट ईयर NIOS और जेईई को टारगेट करता है। 3 अलग अलग तरह के बच्चे हैं, किस तरीके से कैसे प्रोसीड करना है बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अपेयरिंग आएगा कि पास जाएगा, वो डिपेंड करता है कि भाई आपने आप ड्रॉपर हो या फिर आपका पहली बार आपका रिजल्ट अभी पेंडिंग है, तो आप अपेयरिंग डालोगे। अगर आप किसी सब्जेक्ट में जो है अगर फॉर एग्जांपल कोई बच्चा इंप्रूवमेंट भर रहा है तो वो भी अपना पास डालेगा, यहाँ पे अपेयरिंग नहीं डालेगा, ठीक है। इंप्रूवमेंट के केस में भी आप पास डालोगे, और अपेयरिंग बस उसी में डालना है जब आप जो है अपेयर कर रहे हो इस साल, ठीक है। और यहाँ पे आपका ईयर ऑफ पासिंग एंड अपेयरिंग आ गया कि भाई 2025 2026 आप डाल सकते हो, यहाँ पे 2026 डालोगे। यहाँ पे अगर अपेयरिंग है, पास है तो 2025 हो सकता है, 2024 हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है। स्कूल का स्थान आ गया, स्कूल कॉलेज का प्रकार आ गया, ठीक है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट आप यहाँ पे फिल कर देना, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो है सिमिलरली स्कूल बोर्ड पूछ लिया कि कौन से बोर्ड से हो आप, परसेंटेज मोड कैसा था, सेलेक्ट रिजल्ट मोड, तो परसेंटेज आप सेलेक्ट कर लेना अगर आपका परसेंटेज है तो, ठीक है। रोल नंबर और स्कूल का नेम एंड एड्रेस, और यहाँ पे दोबारा पूछा उसने पिन कोड, जो कि जस्टिफाई करता है स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी कि भाई आपका किस स्टेट में आपका स्कूल था, उसी से सारा मैटर जो है इन्वॉल्व है। सबसे ज़्यादा मैं फोकस कर रहा हूँ स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी पे, आपको भी ध्यान देना है कि भैया सारा करता धरता आपका स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी होने वाला है। वो बच्चे जिन पे 13 लाख पे NIT मिल रही है और वो बच्चे जो है जिसको 80,000 पे सेम NIT मिल रही है, उसमें फ़र्क यही है कि स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी है। जो 13 लाख वाला बच्चा है उसके पास होम स्टेट का बेनिफिट है, तो वो कैसे मिलता है, वो मिलता है यहीं से सेलेक्ट करने से। हालांकि आप वहाँ के होने चाहिए, और नहीं हो तो फिर अलग प्रोसेस है कि NIOS के थ्रू भी आप ट्राई कर सकते हो अगर संभावनाएं बन सकती है तो, ठीक है। तो ये सेलेक्ट करके आपको प्रोसीड करके आगे बढ़ जाना है, और ये सारी डिटेल्स आप ये देखो इस तरीके से फिल कर देना कि भाई राजस्थान से था, स्कूल राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राजस्थान बोर्ड के बच्चे की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका CBSE हो सकता है, परसेंटेज हो सकता है, टोटल मार्क्स परसेंटेज बन सकता है, और यहाँ पे आपका स्कूल का नाम आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका पिन कोड एंड एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। जब सारी डिटेल्स आप डाल दोगे तो यहाँ से आप जो है आर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, तो आप यहाँ से यस कर सकते हो और यहाँ से आप सबमिट कर दोगे। अब यहाँ से आपके लिए ये सारे कॉलम आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, लाइन से। अब आपका एडिशनल डिटेल्स का कॉलम आ गया है, ठीक है। तो क्या आप जुड़वा है और दोनों 2025 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आप ये नो कर देना, यस कर देना, वो टोटली आपके ऊपर है अगर आप हैं तो। जन्म स्थान पूछ रहा है, स्टेट पूछ रहा है और डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, वो आपको फिल कर देना है। कैप्चा कोड डाल देना है, या कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फिल करके आप आगे बढ़ जाओगे। तो अब आपका जो फाइनल है एडिशनल डिटेल्स, इमरजेंसी डिटेल्स, डॉक्यूमेंट डिटेल्स डाल के, अब यहाँ से आपका इमरजेंसी डिटेल है, तो यहाँ पे आप कोड डाल सकते हो, मोबाइल नंबर अपने फादर मदर का डाल सकते हो, अभिभावक है ना, माता पिता का डालना है आपको, तो वो आप फिल कर देना है यहाँ पे। ये जैसे ही आप इसको फिल करके सबमिट करोगे, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ खास है भी नहीं, ये सिंपल सा स्टेप है, बेसिक डिटेल्स ही आपको फिल करना है, लेकिन डॉक्यूमेंट अपलोड करने का प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। ध्यान देखिए कि फोटोग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना मास्क के 80% चेहरे के साथ, फोटोग्राफ विथ फेस विदाउट मास्क 80% फेस विदाउट मास्क, विजिबिलिटी होनी चाहिए भैया, और बिना मास्क के होने चाहिए, स्पेक्टिकल्स नहीं होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे स्पेक्टिकल्स के साथ ही फोटो ले लेते हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान आप रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और अब आगे जो है साइज जो है 10 से 300 KB के बीच में अगर नहीं है तो कन्वर्ट कर लेना, यहाँ से ब्राउज करके अपलोड कर देना, और यहाँ जैसे ही अपलोड हो जाएगा यहाँ पे अपलोड आ जाएगा, और यहाँ पे आप व्यू करके देख लेना,
अपना सिग्नेचर आप अपलोड कर देना। सिग्नेचर ब्लू पेन से करना है सर या ब्लैक पेन से करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। बहुत सारे बच्चे ये डिलेमा में रहते हैं कि सर मैंने तो ब्लू पेन से ब्लैक पेन से सिग्नेचर कर दिया, क्या मेरा जेईई मेंस का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है। सिग्नेचर आप किसी भी मीम से करोगे, किसी भी पेन से करते हो, बस रेड से मत कर देना, है ना। ब्लू और ब्लैक से कर दो, अतरंगी कलर लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्लास 10th की मार्कशीट मांग ली गई है, और जो बच्चे ओबीसी, एनसीएल या ईडब्ल्यूएस होंगे, हो सकता है उनसे जो है आपका सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए यहाँ पे आ जाए ऑप्शन, तो वो आपको कर देना है। ठीक है, फटाफट से दोबारा से सारी चीज़ों का वेरिफिकेशन कर लेना है कि भैया आपका जेंडर, आपका श्रेणी, डिसेबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट बार बार इसका मैंने फोकस रखा, पूरे सेशन का फोकस यही था कि कहाँ से आपने 12th किया है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी पे बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं, तो इसका बहुत विशेष ध्यान रखना। ऐसा नहीं करना कि भाई आपने 12th तो दिल्ली से किया है, लेकिन होम टाउन क्योंकि आपका जो है उत्तर प्रदेश है, तो आप उत्तर प्रदेश भर दोगे उसको। आई एग्री कर देना, और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे आप कर सकते हो। जब आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो, 100% क्लियर है, तो आप यहाँ से सबमिट कर देना, और फिर आपका जो है पे फीस का ऑप्शन आ जाएगा, जो कि इसका लास्ट स्टेप है, जहाँ पे आप पेमेंट फीस करोगे। आप देखो, जब हमने शुरू किया था तो 3 भाग में स्टार्ट था, 2 भाग हमारे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें सबसे लेंदी प्रोसेस था एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना करेक्टली, है ना। रजिस्ट्रेशन ईजी था। पेमेंट मेथड अब आपका बहुत ईजी है भाई, तुरंत आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, पेमेंट आप कर देना साथ के साथ ही। तो यहाँ पे जो है पेमेंट करने के लिए पे एग्जामिनेशन फ़ी जो है आपके लिए ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे करने के लिए। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट मोड है, प्रोसीड टू पेमेंट में आप कर सकते हो। ठीक है, SBI, मॉप्स, कैनरा, ICICI, किसी भी गेटअवे के थ्रू आप पेमेंट कर देना। जनरली UPI के थ्रू बहुत ईजिली पेमेंट हो जाता है, तो UPI के थ्रू आप पेमेंट कर लेना, है ना। अगर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हो तो इट्स टोटली योर चॉइस। और जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे, यहाँ पे जो है फाइनली आपका आ जाएगा कि भाई देखो किस किस में चार्जेस नहीं लग रहे हैं, तो यहाँ पे सब में 0 चार्जेस लग रहे हैं, सिर्फ नेट बैंकिंग को छोड़ के। तो आप UPI सबसे इफेक्टिव वे है पेमेंट करने का, पेमेंट करके प्रोसीड कर दोगे तो आपका कंप्लीट जेईई मेंस 2026 का फॉर्म फिलिंग कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी बच्चा इस वीडियो को देखने के बाद अपना स्वयं फॉर्म फिलिंग कर सकता है। अगर फिर भी समस्या है, परेशानी है, तो नीचे दिए गए नंबर से एक्सपर्ट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।